9 मार्च 2026 अमेरिका के हर पुलिस डिपार्टमेंट को एक अलर्ट भेजा गया। एफबीआई जो है यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डीएचएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो अमेरिका की सरहद और इंटरनल सिक्योरिटी देखती है यानी लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस सबको देखती है, उसको अलर्ट भेजा गया। अलर्ट में लिखा था preliminary signal analysis of an encoded transmission likely of Iranian origin intended to impart instructions to clandestine recipients। मतलब बताता हूँ इसका, यानी एक कोडेड ट्रांसमिशन थी, यानी कोड वर्ड्स में कही गई थी, जिसका जो इनिशियल एनालिसिस है, उसका जो इब्तदाई तज्जिया है, वो शायद ये है कि वो ईरान से आई है। वो जो कोडेड ट्रांसमिशन है जिसका मकसद है उन छुपे हुए लोगों को, उन खुफिया लोगों को पैगामात भेजना। ये ट्रांसमिशन जो है वो इंटरनेट से नहीं भेजी गई थी, फ़ोन से भी नहीं भेजी गई थी, व्हाट्सएप या किसी ऐप से भी नहीं भेजी गई थी दोस्तों। ये शॉर्ट वेव रेडियो से भेजी गई थी। शॉर्ट वेव रेडियो का पता है आपको? समझ आता हूँ आपको। ये वो पुराना रेडियो टेक्नोलॉजी है जो AM और FM से भी ज़्यादा पीछे का है। हज़ारों किलोमीटर तक जो है ये सफ़र कर सकता है बगैर इंटरनेट के, बगैर टावर के, सिर्फ रेडियो वेव से दोस्तों। अब ये स्टोरी बताने का आपको मकसद ये है कि ईरान ने कुछ पैगामात हैं जो अपने स्लीपर सेल को भेजती है, उन लोगों को भेजती हैं जो अब एक्टिव हो जाएंगे, जो अमेरिका को पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे दोस्तों। अच्छा, ये मैसेज पकड़ा क्यों नहीं जा सका इनिशियली? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ये मैसेज जो है ये इनक्रिप्टेड था। इनक्रिप्शन क्या होती है मैं समझा रहा हूँ। तो अक्सर आप सुनते हैं कि इनक्रिप्टेड मैसेज है जब आप किसी मैसेज को सीक्रेट कोड में बदल देते हो ताकि सिर्फ वो पढ़ सके जिसके पास ये कोड की है, तो ये होता है, इस ट्रांसमिशन को कहते हैं इनक्रिप्शन की। मतलब वो सीक्रेट कोड्स सिर्फ इंटेंडेड रेसिपिएंट्स के पास हैं, मतलब जो लोग ये मैसेज रिसीव करेंगे सिर्फ वही इसको समझ सकेंगे। अमेरिका नहीं समझ सकेगा, NSA नहीं समझ सकेगी, कोई भी नहीं समझ पाएगा। ABC न्यूज़ अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है और उसने भी ये फेडरल अलर्ट रिव्यू किया और दुनिया को क्या बताया कि जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रही है, जंग अब अमेरिका के अंदर आ गई है। यानी आपको यहाँ तक लाने का मकसद ये था कि ईरान अमेरिका के अंदर अब जंग शुरू करने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझिए दोस्तों। ये जो सॉफ्टवेयर रेडियो मेथड है ये क्या है और ये कितना खतरनाक है, फिर मैं आपको इस जंग के बारे में बताऊंगा जब अमेरिका के अंदर लड़ी जाएगी। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बड़ा पुराना मेथड है, 80 साल से इस्तेमाल हो रहा है। कोल्ड वॉर आपको याद होगी, 1947 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत यूनियन, रशिया के बीच न्यूक्लियर वेपन्स की रेस थी, स्पेस की रेस थी, जासूसी की रेस थी। दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे के मुल्कों के अंदर जासूस रखे थे। ये जासूस नॉर्मल इंसानों की तरह रहते थे, जॉब करते थे, फैमिली होती थी, कोई शक नहीं करता था। लेकिन इन जासूसों से कांटेक्ट कैसे किया जाए ये प्रॉब्लम थी। फ़ोन टैप हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट सुन सकती है। लेटर्स जो हैं वो भी इंटरसेप्ट हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस इसको रोक सकता है, पढ़ सकता है, एम्बेसीज विजिट ट्रैक हो सकती हैं। तो उन्होंने एक बड़ा जीनियस मेथड डेवलप किया, वो था नंबर स्टेशंस। नंबर स्टेशंस क्या होते हैं? सिंपल अल्फाज में समझिए, ये शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमीटर्स हैं जो सिर्फ नंबर्स ब्रॉडकास्ट करते हैं, आवाज नहीं, म्यूजिक नहीं, कोई मैसेज नहीं जो समझ आ जाए, सिर्फ नंबर्स 7 3 9 2 5 1 7 8 4, बस यही ब्रॉडकास्ट होता है, घंटों तक होता रहता है। अब सोचिए अगर आप ये सुन लें तो क्या समझेंगे? कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये नंबर्स कोडेड हैं और ये कोड खोलने के लिए चाहिए होता है वन टाइम पैड। अब वन टाइम पैड को समझिए। वन टाइम पैड क्या है ये समझना जरूरी है। सोचिए एक नोटबुक है, इस नोटबुक के हर पेज पे रैंडम नंबर्स लिखे हैं, कोई पैटर्न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल रैंडम लिखे हुए हैं। इस नोटबुक की सिर्फ 2 कॉपीज है, एक कॉपी एजेंसी के पास मतलब ईरान के पास, दूसरी कॉपी जासूस के पास मतलब अमेरिका में छुपा हुआ ईरान का ऑपरेटिव। अब समझिए काम कैसे करता है। ईरान नंबर स्टेशन से ब्रॉडकास्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल 7 3 9 2 5 8 1 4। जासूस क्या करेगा? वो अपना शॉर्ट वेव रेडियो ऑन करता है, नंबर सुनता है, अपनी नोटबुक खोलता है, वन टाइम पैड खोलता है। नोटबुक में लिखा है 7 का मतलब है A, 3 का मतलब है T, 9 का मतलब है T, 2 का मतलब है A, 5 का मतलब है C, 8 का मतलब है K। अब 7 3 9 2 5 8 का मतलब क्या हुआ? अटैक, ATTACK, अटैक।
आप समझ गए, पैगाम पहुंच गया। लेकिन ये सिंपल मेथड है, दुनिया का सबसे सिक्योर मेथड भी यही माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोड रैंडम है, हर बार डिफरेंट कोड यूज होता है, इसलिए वन टाइम कहते हैं इसको, यानी सिर्फ एक बार यूज होगा, फिर वो जो पैड है उसको फाड़ दिया जाएगा। अगर कोड रैंडम है दोस्तों, तो इसका मतलब है कोई पैटर्न नहीं है। अगर पैटर्न नहीं है तो कंप्यूटर इसको एनालाइज नहीं कर सकता, अगर एनालाइज नहीं कर सकता तो क्रैक भी नहीं कर सकता, तोड़ भी नहीं सकता। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, अमेरिका की जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी इसको क्रैक नहीं कर सकती। सीआईए, सेंट्रल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्रैक नहीं कर पाती। दुनिया को कोई सुपर कंप्यूटर इसको क्रैक नहीं कर सकता, मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है। ये 1940s की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, 1940 की, और 2026 में ईरान इसको इस्तेमाल कर रहा है। अब हम वापस आते हैं 28 फरवरी 2026 पे। आयतुल्लाह खामेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी शहादत होती है। कुछ घंटों के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक ट्रांसमिशन डिटेक्ट की सॉफ्टवेयर रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, सॉरी शॉर्टवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये ट्रांसमिशन ईरान से निकली थी, मतलब मल्टीपल कंट्रीज से ये रिले हुई, अलग अलग मुल्कों से गुजरी, ताकि ट्रेस इसको करना मुश्किल हो। ईरान ने तुर्की को, तुर्की ने साइप्रस को, साइप्रस से आगे पहुंचते पहुंचते ये अमेरिका पहुंची। अमेरिका ने इसको इंटरसेप्ट किया, मतलब पकड़ लिया उसने सिग्नल, लेकिन डिकोड नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं आया कि ये है क्या, क्योंकि वन टाइम पैड इंक्रिप्शन सिर्फ वो लोग डिकोड कर सकते हैं जिनके पास कोड बुक है। फेडरल एजेंसीज ने इसको असेस किया, अंदाजा लगाया। दिस ट्रांसमिशन, अब मैं लफ्ज दोहरा रहा हूं, दिस ट्रांसमिशन में सर्व एज एन ऑपरेशनल ट्रिगर फॉर स्लीपर एसेट्स प्री पोजिशन आउटसाइड द कंट्री। मतलब ये ट्रांसमिशन शायद एक ट्रिगर है, ऑपरेशनल ट्रिगर है, यानी एक्शन का सिग्नल है उन स्लीपर एसेट्स के लिए जो पहले से मुल्क के बाहर रखे गए हैं। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड समझिए, 3 अहम अल्फाज समझिए। ऑपरेशनल ट्रिगर मतलब ये सिग्नल एक कमांड है, जैसे ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है, गाड़ी चल पड़ती है, कमांड है, ये सिग्नल है ग्रीन लाइट, कुछ करो। स्लीपर एसेट्स, स्लीपर का मतलब होता है सोया हुआ, एसेट का मतलब होता है रिसोर्स या लोग, ईरान के लोग, एजेंट्स। ये वो लोग हैं जो बरसों से किसी मुल्क में हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, फैमिली होती है, मगर एक मकसद को जहन में लेके घूम रहे होते हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं जिस दिन उनको सिग्नल मिलेगा। और लेकिन जब सिग्नल आता है ये जाग जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जो भी मिशन दिया गया होता है वो अंजाम को पहुंचाते हैं। प्री पोजिशन्ड, ये एक तीसरा लफ्ज था, मतलब पहले से रखा गया है। 5 साल पहले, 10 साल पहले, कई लोग तो 20-20 साल पहले रखे जाते हैं। उनकी बारी, उनको जो काम मिलता है, पहला टास्क मिलता है, 20-25 साल के बाद मिलता है। इस दिन के लिए, इस सिग्नल का वो इंतजार कर रहे होते हैं। अब सवाल यहां पर ये है, ये स्लीपर एसेट्स हैं कौन और कहां हैं? आई एम श्योर आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे ना। IRGC यानी पासदाराने इनकलाब, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, कुद्स फोर्स, ईरान की एलीट मिलिट्री फोर्स है ये। कुद्स फोर्स IRGC का वो हिस्सा है जो मुल्क से बाहर ऑपरेट करता है। कुद्स मतलब यरूशलेम, बैतुल मुकद्दस, आप समझ रहे हैं, ये IRGC का हिस्सा है। कुद्स फोर्स की जिम्मेदारी है ईरान के इंटरेस्ट को दुनिया भर में प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना। जनरल कासिम सुलेमानी याद है आपको? जनवरी 2020 में अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से इनको शहीद किया था, वो कुद्स फोर्स के कमांडर थे। उनकी शहादत के बाद अमेरिका ने सोचा कि अब ये नेटवर्क कमज़ोर हो गया है दोस्तों, लेकिन यही वहाँ पर उसकी गलत सोच थी। कुद्स फोर्स ने दहाइयों में ये नेटवर्क बनाया था, कई दहाइयाँ लगा के। एक आदमी की मौत से ये नेटवर्क ख़त्म नहीं हो सकता था और ना हुआ। फाउंडेशन फॉर डिफेंस डेमोक्रेसीज एक इदारा है, ये एक अमेरिकन थिंक टैंक है जो रिसर्च करता है। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि 2010 से लेके अब तक 20 से ज़्यादा ईरानियन ऑपरेशंस अमेरिका में पकड़ी गई हैं। ये पब्लिक रिकॉर्ड है, कोर्ट केसेस हैं, FBI अरेस्ट हैं, डॉक्यूमेंटेड है। अटलांटिक काउंसिल और एक और वेस्टर्न थिंक टैंक है, उसने रिपोर्ट किया कि ईरानियन ऑपरेटिव्स यानी छुपे हुए वो लोग अमेरिका में, यूरोप में हैं, लैटिन अमेरिका में हैं, साउथ अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं। और 2020 के बाद, सुलेमानी की शहादत के बाद, FBI ने मल्टीपल असैसिनेशन प्लॉट्स रोके हैं अकॉर्डिंग टू देम अमेरिकन ज़मीन पर। फॉर्मर US ऑफिशियल्स के खिलाफ ऑर्डर्स डायरेक्टली कुद्स फोर्स से मिले थे और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये अदालत में केसेस चल रहे हैं इस हवाले से। और सिर्फ कुद्स फोर्स नहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह का तो नाम आपने सुना है, आई एम श्योर। लेबनीज मलेशिया है, लबनान में है, ईरान का सबसे करीबी इत्तेहादी है। हिजबुल्लाह का एक यूनिट है, एक्सटर्नल ऑपरेशनल यूनिट। ये यूनिट ईरान के साथ
शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, मतलब दोनों के नेटवर्क्स मिलकर काम करते हैं। हिजबुल्लाह के जो डॉर्मेंट सेल्स हैं, डॉर्मेंट मतलब होता है सोया हुआ, एक्टिव नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत हो तो वो जाग जाते हैं। ये सेल्स कहाँ पर हैं दोस्तों? यह है लातीनी अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में। फॉर आपको एग्जांपल देता हूँ, अर्जेंटीना 1994 आमिया बॉम्बिंग, AMIA बॉम्बिंग हुई थी। ये ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना का एक शहर है, बल्कि कैपिटल है अर्जेंटीना का। यहाँ पर एक ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर था यहूदियों का, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, 85 लोग मारे गए थे। अर्जेंटीना ने इन्वेस्टिगेशन की, इंटरपोल ने इन्वेस्टिगेशन की। पता क्या चला कि ईरानियन इंटेलिजेंस और हिजबुल्लाह ने मिलकर ये प्लान किया था। ये 30 साल पहले की बात है, तब से ये नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है, और अब ये और बड़ा और सोफिस्टिकेटेड हो गया है और फैल गया हुआ है। आज 2026 में जब ईरान पर सीधी जंग मुसल्लत की गई है, जब सुप्रीम लीडर को शहीद किया जा चुका हुआ है, जब नया लीडर जख्मी है, तो ये नेटवर्क जो 30 साल से पनप रहा था, पल रहा था, बन रहा था, ट्रेन हो रहा था, ये एक्टिव हो चुका हुआ है। इसको सिर्फ एक सिग्नल की जरूरत थी, वो सिग्नल उसको भेज दिया गया है। वो सिग्नल है क्या, कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई उसको डिकोड ही नहीं कर पाया। इतना मालूम हो गया है कि वो सिग्नल उन स्लीपर सेल्स को भेज दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मोज़ेक डॉक्ट्राइन जो है वो ग्लोबल कैसे हो रहा है। मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको ईरान का मोज़ेक डॉक्ट्राइन बता चुका हूं। ये बेसिकली व्लॉग्स उन लोगों के लिए है जो इन्फॉर्मेशन तो जानना चाहते हैं, लेकिन इल्म की प्यास भी रखते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। आप मुझे अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं हम। आप जानते हैं मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्राइन, अगर पिछली वीडियो आपने देखी है आपको याद होगा, ईरान के अंदर 31 खुद मुख्तार सूबाई कमांड सेंटर हैं। 31 ऑटोनमस प्रोविंशियल कमांड्स, ऑटोनमस खुद मुख्तार। अच्छा, हर कमांड पे इंडिपेंडेंट फायरिंग अथॉरिटी है, मतलब ये तेहरान से ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे, जब ज़रूरत होगी खुद से फायर कर सकते हैं। सुप्रीम लीडर की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्ट्राइन ईरान के अंदर काम करता है। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद ये सिस्टम फिर भी चल रहा था। आप नोट करें, उनकी शहादत के बाद भी हमले नहीं रुके, ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। नए रहबर इस वक्त जख्मी है, सिस्टम फिर भी चल रहा है। लेकिन ये डॉक्ट्राइन ईरान के अंदर नहीं है सिर्फ, कुद्स फोर्स ने यही उसूल अप्लाई किया है ईरान के बाहर भी। स्लीपर एसेट्स पहले से पोजीशन है, इंस्ट्रक्शंस पहले से डेलीगेटेड है, मतलब पहले से बता दिया है कि आपको करना क्या है। टारगेट पहले से आइडेंटिफाइड हैं। इन लोगों को ईरानियन एम्बेसी की जरूरत नहीं, इन लोगों को फंक्शनिंग गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं, इन लोगों को सुप्रीम लीडर के डायरेक्ट ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ एक सिग्नल चाहिए है और एक प्री एग्रीड कोड चाहिए है जो पहले से डिसाइडेड है। फेडरल अलर्ट कहता है कि वो सिग्नल अब भेज दिया गया है। मोज़ेक डॉक्ट्राइन अब सिर्फ पर्शियन गल्फ में नहीं है, मोज़ेक डॉक्ट्राइन अब ग्लोबल हो चुका हुआ है दोस्तों। और अब आप ये समझ गए होंगे कि ये क्यों इतना खतरनाक है। इसके लिए थोड़ा मैथ आपको समझना पड़ेगा। सिंपल मैथ है दोस्तों। पर्शियन गल्फ में एसिमेट्रिक वॉर चल रहा है। एसिमेट्रिक मतलब जो बराबर नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। मैं पहले वाले व्लॉग में एसिमेट्रिक की पूरी डेफिनेशन दे चुका हूं आपको। एक तरफ हैवी वेट बॉक्सर है, एक तरफ स्ट्रीट फाइटर है। ईरान का शाही ड्रोन है, छोटा सा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, कितने का? $20,000 का, पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 55 लाख रुपए का बनता है। अमेरिका का इंटरसेप्टर मिसाइल जो इस ड्रोन को गिराता है वो कितने का है? $4 मिलियन का, मतलब पाकिस्तानी रुपयों में, इंडियन रुपयों के आसपास 1 अरब 10 करोड़ रुपए का। 200 गुना का फर्क है। ईरान 20,000 का ड्रोन भेजता है, अमेरिका को 4 मिलियन का मिसाइल छोड़कर उसको गिराना पड़ता है, कभी कभी गिरता भी नहीं है। ईरान 200 ड्रोन भेजे, टोटल कॉस्ट अगर 4 मिलियन है, तो अमेरिका अगर उसके मुकाबले में 200 इंटरसेप्टर यूज करता है तो टोटल कॉस्ट $800 मिलियन बनती है अमेरिका की। ईरान के फेवर में पूरा हिसाबो किताब जाता है। ईरान सस्ते में लड़ रहा है, अमेरिका को महंगी पड़ रही है ये लड़ाई दोस्तों। अब यही मैथ अमेरिकन होमलैंड पे अप्लाई करो। एक प्री पोजिशन ऑपरेटिव यानी एजेंट है ईरान का, एक छोटा सॉफ्टवेयर रेडियो $50 का मिल जाता होगा। एक वन टाइम पैड बुक है जो कि फ्री है अगर पहले से हो तो। टोटल कॉस्ट क्या पड़ी? ऑलमोस्ट जीरो, सिफर। अब देखते हैं अमेरिका के पास क्या है इन लोगों के खिलाफ। FBI है, 35,000 एम्प्लॉयज FBI के। DHS 2.5 लाख एम्प्लॉयज, लोकल पुलिस
पूरे अमेरिका में 9 लाख ऑफिसर्स हैं, एनएसए अनलिमिटेड सर्वेलेंस बजट, सीआईए वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस नेटवर्क, मिलियंस ऑफ पीपल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और एक आदमी जो 20 साल से अमेरिका में नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, उसे ढूंढना लिटरली नीडल इन अ हेस्टैक है, सुई ढूंढने के बराबर है, घास के अंदर वो भी। और अगर वो आदमी एक्टिवेट हो जाए, वो क्या कर सकता है? वो ऑयल पाइपलाइन डैमेज कर सकता है, वो आपके पोर्ट को डिसरप्ट कर सकता है जहां से जहाज गुजरते हैं, किसी डिप्लोमेटिक टारगेट पे अटैक कर सकता है, हाई प्रोफाइल असैसिनेशन कर सकता है, और अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन है, कहां है, कब एक्ट करेगा, क्या करेगा। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर का डोमेस्टिक वर्जन, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम डिसरप्शन। दोस्तों अब देखते हैं सिर्फ 11 दिनों में अमेरिका ने किया क्या। टाइमलाइन को समझिए। 28 फरवरी डे 1 जंग शुरू होती है। अमेरिका मीडिया ने कहा था कि मिडिल ईस्टर्न एयर कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं, यानी मशरक़ वस्ता में हम एक एयर कैंपेन शुरू करेंगे, हवा से बॉम्बिंग करेंगे। ड्यूरेशन एस्टिमेट क्या था? 4 से 6 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। बाज़ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो है कहा जा रहा था कि सिर्फ 48 घंटों में काम हो जाएगा। स्कोप क्या बताया गया था? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, सिर्फ मिडिल ईस्ट की हद तक रहेगा। पेंटागन कह रहा था कि अमेरिका की मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ने कहा था कि ये कंटेन्ड ऑपरेशन है, ये एक लिमिटेड ऑपरेशन है, कंट्रोल में रहेगा। उसके 11 दिनों के बाद दोस्तों अमेरिका ने 14 मुल्कों में अपने कॉन्सुलेट्स बंद कर दिए, 14 कंट्रीज में बंद। 17,500 अमेरिकी शहरी इवैक्यूएट हो चुके हुए हैं, वापस बुला लिया गया है। टर्की जो नेटो एलाय है, वहां अमेरिकन सर्विसेज सस्पेंडेड है। नेटो अमेरिका का मिलिट्री अलायंस है, टर्की उस अलायंस का हिस्सा है, फिर भी सर्विसेज बंद है। डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट अलर्ट जारी होता है, ईरानियन एक्टिवेशन सिग्नल इंटरसेप्ट होता है अमेरिकन जमीन पर। 11 दिन में जंग का जो रकबा है वो खलीज फारस से निकल के अमेरिकन होमलैंड, अमेरिका के घर में पहुंच गया है, मिडिल ईस्ट से दुनिया भर में फैल गया हुआ है। ये लिमिटेड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, ये ग्लोबल सिचुएशन बन चुकी है दोस्तों। ये सूरत हाल बन चुकी है नाज़रीन। तो इस सूरत हाल में अब अमेरिका डर रहा है कि ये लोग जो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद हमें पता भी नहीं है हम पर कहां से और कैसे कैसे हमले होंगे। नाज़रीन इस हवाले से ईरान एज ले चुका हुआ है। अगर आप इस पे अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं जो कि मैं अगली वीडियो में शामिल करूं, आई वुड लाइक कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये एफर्ट अच्छी लगी है तो अप्रिशिएट करने के 2 तरीके हैं, दोनों कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लें अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, और वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।